हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड जो थे हमारे नाभिकीय भौतिकी के जनक थे, जिनके द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज की गई और जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ये थे हमारे रदरफोर्ड। इन्होंने परमाणु मॉडल का सिद्धांत सन 1911 में दिया था, लेकिन सबसे पहले हमें परमाणु मॉडल का सिद्धांत जे टॉमसन के द्वारा दिया गया, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जे टॉमसन ने हमें बताया कि एक धनात्मक गोला होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धसे हुए होते हैं जैसा कि तरबूज में उसके अंदर उसके बीज, और इन इलेक्ट्रॉन पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और इसके अंदर का जो रेड पार्ट है उसको इन्होंने धनावेश कहा, और इस धनावेश के यहाँ यानी हमारे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जे टॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां पाई गई, जैसे इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में कोई सही व्याख्या नहीं की गई थी और ना ही इसमें केंद्रक के बारे में बताया गया था। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल का सिद्धांत दिया। तो चलिए समझते हैं रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए। तो दोस्तों, रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी का यूज किया और इस पर अल्फा पार्टिकल की बौछार की। तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सोने की पन्नी को सीधा पार कर गए और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सोने की पन्नी के द्वारा डिफ्लेक्ट हो गए। इसमें बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल भी थे जो सोने की पन्नी से टकराए और वापस उसी मार्ग से आ गए। अब इस एक्सपेरिमेंट में किस किस वस्तु का उन्होंने यूज किया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें एक अल्फा पार्टिकल सोर्स को लिया गया, यह है हमारा अल्फा पार्टिकल सोर्स, और इसमें लेड प्लेट का भी यूज किया गया, यह है हमारी लेड प्लेट। इसके अलावा इसमें एक फोटोग्राफी प्लेट का भी यूज किया गया, यह है हमारी फोटोग्राफी प्लेट। और इसके बाद इन्होंने इस फोटोग्राफी प्लेट के अंदर एक गोल्ड फॉइल को रखा, तो यह है हमारी एक गोल्ड फॉइल यानी सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी। इसके बाद इन्होंने इस अल्फा पार्टिकल सोर्स से एक बीम को निकाला जिसको हम अल्फा कण कहेंगे, ये हमारे अल्फा कण यानी अल्फा किरण। तो दोस्तों, ये जो हमारा अल्फा कण होता है यह हीलियम परमाणु के नाभिक जैसा होता है। जैसे ये है हमारा अल्फा कण और इस पर हमारा परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु भार 4 है और इस पर हमारा +2 चार्ज होता है, और यह किरणें प्रकाश के वेग से गति करती हैं जिसमें मास ज्यादा होता है और संवेग ज्यादा होता है यानी मोमेंटम ज्यादा होता है। मोमेंटम ज्यादा होने से यह जिस वस्तु से टकराती हैं उस वस्तु पर भी इफेक्ट डालती हैं। अब यह किरण लेड प्लेट से होती हुई गोल्ड फॉइल से टकराएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह लेड प्लेट से टकराकर आगे गोल्ड फॉइल से टकराती है। अब इसमें कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो सोने की पन्नी के द्वारा सीधे निकल जाएंगे। ये क्या हुआ, हमारा सीधा निकल गया। और इसमें कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी है जो सोने की पन्नी के द्वारा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये हमारे पार्टिकल इससे कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो वापस उसी मार्ग से वापस आ गए थे। तो ये हमारे कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो गोल्ड फॉइल से टकराकर वापस उसी मार्ग से आ गए हैं। तो दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ रिजल्ट्स प्राप्त हुए, जैसे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर गोल्ड फॉइल डायरेक्टली, यानी अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, और सम अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय गोल्ड फॉइल टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण से विक्षेपित हो गए, एंड a very small number of particles were found that collided with gold foil and come back, and about 1 in 20,000 particles were deflected at an angle of 180, यानी बहुत कम संख्या में ऐसे कण मिले जो सोने की पन्नी से टकराकर वापस पीछे आ गए, और लगभग 20,000 में से एक कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गया। तो दोस्तों, इन 3 रिजल्ट से इन्होंने एक नए एटॉमिक मॉडल को तैयार किया। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जिस गोल्ड फॉइल का यूज किया था, यह गोल्ड फॉइल छोटे छोटे गोल्ड एटम से मिलकर बनी हुई होती है,
और जब इन्होंने इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बौछार की तो इन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को सीधे पार कर रहे हैं वह केंद्रक से कुछ दूरी पर हैं, और जैसे जैसे यह अल्फा पार्टिकल केंद्रक के पास आते जाते हैं वह अपने मार्ग से डिफ्लेक्ट होते जाते हैं, और जो अल्फा पार्टिकल सीधे केंद्रक से टकराते हैं अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा भी था जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गया था। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो कण सीधे पन्नी को पार कर गए उनके बीच कुछ खाली स्थान होगा, और कुछ कण जैसे कि पिंक वाला आपको दिखाया गया है अपने से डिफ्लेक्ट हो गया। अब इन्होंने क्या सोचा कि एक एटम के अंदर जरूर कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा जिसे हम केंद्रक या नाभिक भी बोलते हैं। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल केंद्रक के पास आते जाते हैं वह केंद्रक से दूर हटते जाते हैं। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। यदि इन दोनों पर हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हटते जाएंगे, और यदि कोई किरण हमारी केंद्रक से टकराती है तो वह उसी मार्ग से वापस लौट आती है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो हमारा केंद्रक है इस पर हमारा संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी यह किरण उसी मार्ग से वापस लौट आई। अब इन्होंने बताया कि केंद्र पर हमारा संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज है तो यहीं पर हमारा उसका संपूर्ण धनावेश भी होगा। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई भी धनावेश अकेला नहीं रह सकता। मतलब यदि कहीं पर धनावेश है तो उसके चारों ओर ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज भी जरूर होगा। तो इन्होंने अपने निष्कर्ष में यह प्रस्तुत किया, यदि पॉजिटिव चार्ज इसके केंद्रक पर होता है तो इलेक्ट्रॉन भी इसके चारों ओर गति करते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और अल्फा कणों पर पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों में विपरीत आवेश होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन कुछ आवेश से चक्कर नहीं लगाते तो हम कह सकते हैं अल्फा कण और इलेक्ट्रॉन के बीच जरूर कोई बल बन जाता, जिसके कारण गति में भी परिवर्तन हो जाता और यह गति भी कम हो जाती, अर्थात इनकी गति भी एक समान रही। इसलिए हमने सोचा इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि नाभिक का आकार वृत्त के जैसा गोल होता है, अर्थात जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वहां पर अभिकेंद्र बल यानी कंसंट्रेशन फोर्स लगता है। जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू भी समझाता हूं, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर कोई बल वृत्त के केंद्र पर कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल या कंसंट्रेशन फोर्स कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। तो दोस्तों, यहाँ पर भी कोई अभिकेंद्र बल जरूर होगा जिसके कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक ऐसा बल कार्यरत है जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो दोस्तों, इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम वैद्युत आकर्षण बल यानी इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। तो दोस्तों, इन सभी से हमारे कुछ निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकले, जैसे द सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉल्ड द न्यूक्लियस एंड द एटम हैज इट्स एंटायर मास, यानी परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं और इसी में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी परमाणु के भीतर अधिकतम भाग खाली होता है, और द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम, यानी नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां यानी ड्रॉबैक्स पाई गई, जैसे द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मूव्ड अराउंड द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इन ए कंटीन्यूअस एंड सर्कुलर सर्कल, मींस दैट ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निरंतर वृत्ताकार पथ में गति करते रहते हैं, और
But he did not clarify how these negatively charged electron will conserve energy for eternity. किंतु इन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये ऋणावेशित कर इलेक्ट्रॉन अनंत समय तक ऊर्जा का संरक्षण कैसे करेंगे. Because the energy of the particle moving continuously will decrease and it will come to the nucleus with continuously decreasing energy. Means that क्योंकि निरंतर गति करने वाले कण की ऊर्जा में कमी होती जाएगी और लगातार घटती ऊर्जा के साथ वह नाभिक के पास आता जाएगा. In the end, it will become energyless and fall into the nucleus and the atom will end. Means that अंत में वह ऊर्जाहीन होकर नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु भी समाप्त हो जाएगा. In this model, nothing is explained about the number of the electron moving outside the nucleus. Means that इस मॉडल में नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया था. तो दोस्तों, यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि आगे भी हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होते रहें. और यदि आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ना चाहते हैं, जहां पर हम आपके लिए कुछ नया लाते रहते हैं, तो आप उनसे भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. Thank you.